वेलकम टू स्टडी जिग्री सक्सेस। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट जो आपकी परीक्षा में आपको मदद करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का पार्ट 5। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड इन द फॉलोइंग। ठीक, कौन सा ऐसा पार्ट है जो जिसका अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। दूसरा ऑप्शन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। अब इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का मतलब ये होता है कि ये एक समझ लीजिए एक तरीके से एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक निर्देश होते हैं जो समझ लीजिए जिनका एम होता है, जिनका लक्ष्य ये होता है कि जो भारत अपना देश है वो एक सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी स्थापित रहे, मतलब इसमें आर्थिक और सामाजिक जो लोकतंत्र है वो कायम रहे। इसके लिए ये निर्देश हैं। तो इसमें भी जो अमेंडमेंट है वो किया जा सकता है इस सिद्धांतों में भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में भी और प्रियम्बल में भी किया जा सकता है। मौलिक अधिकार में भी इस संशोधन हुए हैं और मतलब इसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में। और जैसे कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हटाया गया था अमेंडमेंट से इस फंडामेंटल राइट्स में से। तो बचा हमारा क्या? न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू। दिख रहा होगा आपको जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू यानी जो न्यायिक समीक्षा है यही एक ऐसा पार्ट है संविधान का जो संशोधित नहीं किया जा सकता। ओके, आंसर है इसका न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? हु इज़ इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के कौन कौन लोग हैं, मतलब इसमें कौन कौन से हैं जो लोग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के भाग हैं? पहला ऑप्शन बोल रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद। लोकसभा, राज्यसभा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑप्शन सी कहता है कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री। लोकसभा, राज्यसभा और प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन डी कहता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ही इस पार्लियामेंट के हिस्से होते हैं, मतलब इसका पार्ट होते हैं। पार्लियामेंट में यही तीनों होते हैं, ठीक, ना कि ये सब। ओके, तो पार्लियामेंट के कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? विच स्टेटमेंट अबाउट राज्यसभा इज़ फॉल्स? कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, गलत है, असत्य है? पहला जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट लिखा है कि राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इन राज्यसभा 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर। हर 2 साल पर 1/3 यानी जो 1/3 हिस्सा है इस राज्यसभा का वो रिटायर हो जाता है। ये दूसरा स्टेटमेंट कहता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। और जो चौथा है वो कहता है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज़ वाइस प्रेसिडेंट। तो हम लोग को पता करना था कि इसमें से गलत कौन सा है। तो गलत है इसमें से ऑप्शन नंबर ए। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 12 सदस्य जो हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इन्हें मनोनीत नहीं करता है, नॉमिनेट नहीं करता है। इनका नॉमिनेशन प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। ओके, जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है और उसी तरह तीसरा और चौथा ऑप्शन भी सही है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती, लोकसभा भले ही भंग हो जाए। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, सभापति होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जो संशोधन का प्रस्ताव है जो वो कौन से देश से लिया गया है? द अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रपोज्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? कौन से कंट्री का ये, मतलब कौन से कंट्री से लिया गया है ये? पहला ऑप्शन कहता है जर्मनी, दूसरा दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, तीसरा स्पेन, चौथा इटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान में संशोधन का प्रस्ताव, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला देखते हैं।
निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, पे अटेंशन टू द फॉलोइंग। तो ध्यान दीजिए, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली मेंबर। तो इसका जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है। जो सभापति होता है राज्यसभा का, वो इन तीनों में से किसके मतों से चुना जाता है। ठीक, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज़ इलेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वोट्स। ओके, इसका जो आंसर अब हम देख लेते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति किसके मतों से चुना जाता है। तो उसका आंसर है लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के मतों से राज्यसभा का सभापति चुना जाता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। ओके, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, यानी सभापति होते हैं। तो उनको चुना जाता है किनके मतों से? लोकसभा और राज्यसभा के। विधानसभा सदस्य का इससे कोई मतलब नहीं है। तो पहला और दूसरा सही है। देखते हैं अपने ऑप्शंस में से पहला और दूसरा कहाँ है। पहला और दूसरा कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी तब क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? मतदान निगरानी प्रणाली, ये इन विच स्टेट वाज द वोटिंग मॉनिटरिंग सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? पहली बार वोटिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कौन से स्टेट में शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए है गोवा, दूसरा मणिपुर, तीसरा आसाम और जो चौथा है वो त्रिपुरा। ओके, तो इनमें से सबसे पहले कहाँ पे ये वोटर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी मतदान निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है गोवा। गोवा में सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में। ओके, 2012 में ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, और एक और चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे जो वोटिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें एक तरीके से कैसे किया गया होगा। तो एक समझ लीजिए फिंगरप्रिंट का जो था वो सिस्टम वो लिया गया था और कंप्यूटर से सिस्टम लिया गया था और फोटोग्राफ्स भी लिए गए थे। तो इस तरीके से निगरानी की गई थी। किससे? फिंगरप्रिंट से, कंप्यूटर से और फोटोग्राफ से। ये तीन तरीके थे, उससे वोटर मॉनिटरिंग की गई थी उस जगह पर, गोवा में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद, इसके बारे में बताऊं आपको कि राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद जो है वो 1999 में इसको बनाया गया था, लेकिन उस समय उसका नाम ये नहीं था। वरिष्ठ नागरिक के जगह पर वृद्धजन शब्द का प्रयोग हुआ था यहाँ पे। और ये नाम कब बदला गया था? ये नाम बदला गया था 2012 में। 2012 में इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद रख दिया गया था। ओके, ऑप्शन देखते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दूसरा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तीसरा, जो नीति आयोग का जो वाइस चेयरमैन होता है। और जो चौथा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, ये है ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ईवीएम पर है। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक, भारत में पहली बार कब प्रयोग किया गया था? लेकिन प्रयोगात्मक आधार पर। When was EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस? एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको पहली बार भारत में कब यूज़ किया गया था? पहला ऑप्शन 1982 यानी 1982, दूसरा 1980 में, तीसरा 98 में 1998 में और जो चौथा 2003 में। तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर इसका है 1982। 1982 में ये सबसे पहले यूज़ किया गया था। कहाँ यूज़ किया गया था इसका यूज़ किया गया था केरल में। ठीक, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, प्रयोगात्मक आधार पर। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? हाउ मेनी कैंडिडेट्स कैन एन ईवीएम हैव? ऑप्शन ए 16, बी 32, सी 38, डी 64। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 64। 64 नंबर जो है वो उतने कैंडिडेट्स, उतने प्रत्याशी एक ईवीएम में आ सकते हैं। ओके,
अगला देखते हैं, यानी हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है आज के वीडियो का वो है, एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पढ़ सकते हैं? एक ईवीएम कितना मत होल्ड कर सकता है? हाउ मेनी वोट्स कैन एन ईवीएम हैव? तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन ए 3840, बी 2840, सी 5000, डी 6500। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3840। 3840 मत ईवीएम में पढ़ सकते हैं अधिकतम 3840। लेकिन जो बेसिकली देखा जाता है नॉर्मली वो 1500 से ज़्यादा मत पढ़ते नहीं हैं। ओके, तो एक तरह से कहेंगे कि ईवीएम का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, 3840। ओके, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियो अगर में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को, और घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, और आने वाले समय में आपको कौन कौन से वीडियोस चाहिए, वीडियोस के टॉपिक आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। देखते रहिए स्टडी टू सक्सेस।